मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि रोज़ के सुबह 10 बजे मेरे द्वारा जेपीएससी मेंस और कोई भी मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन और टॉपिक को क्लियर कराया जाता है। आज एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है आपका जेपीएससी के प्रोस्पेक्टस में पल्लव साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। आज उसके अनुसार कला, स्थापत्य, मंदिर, मूर्तिकला, साहित्य, संस्कृति, भाषा और समुद्री विस्तार, जो भी हो सकता है साम्राज्य विस्तार, सारा एक ही आपको वीडियो में दे दूंगा मैं मेंस प्रोस्पेक्टिस से। ठीक है, ये बीटी का मैं अलग से क्लासेस चलाऊंगा, ये मेंस बेसिस पे चलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला एक कोटेशन के साथ, कड़ी मेहनत आज का संघर्ष है कल की सफलता का कारण बनेगा। तो यानी कि मेहनत आज आप करोगे तो इसका फल आपको कल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा डिसिप्लिन वे में कड़ी मेहनत और संघर्ष, जो स्ट्रगल है वो तो करना ही है। स्ट्रगल तो करना है और उसका सफलता आपका एक सबसे बड़ा कारण रहेगा। ठीक है, चलिए आज का देखिए क्वेश्चन जो आपका है, पल्लव साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। क्या है आज आपका क्वेश्चन? पल्लव समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ में आपको क्या जानना है? कला में आ गया आपका, साहित्य भी आ जाएगा, भाषा भी आ जाएगा, स्थापत्य कला भी जानना है आपको, मंदिर वास्तुकला आपको जानना है, विदेश नीति जानना है और उसका साम्राज्य विस्तार को जानना है। ठीक है, तो इसको जैसे कि अब जेपीएससी में आता है आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने का आता है? 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप लिखते हैं कितने हैं? 800 to 900 वर्ड्स में लिखते हैं आप। 800 to 900 वर्ड्स में लिखते हैं। और कोई भी मेंस आंसर राइटिंग का 3 पार्ट्स होता है, आपको पता है। पहला पार्ट अपने परिचय यानी इंट्रोडक्शन देते हैं। ये आपके पूरे आंसर राइटिंग का 10% होना चाहिए, यानी कि 80 to 90 वर्ड्स में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी जो होना चाहिए आपका 80% होना चाहिए, यानी कि 650 to 750 लिख लीजिए अप्रॉक्स में। ठीक है, अब मतलब मुख्य भाग। और लास्ट में आता है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। कंक्लूजन ये आपका भी 10% आना चाहिए, 80 to 90 वर्ड्स में होना चाहिए। ये फॉर्मेट में आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन को कोशिश कीजिए कि 2 भाग में लिखें इंट्रोडक्शन को। पहला भाग जो होता है उसका सामान्य परिचय या इतिहासकार का मत, अगर कुछ आपका उसका कोटेशन है तो कोटेशन से शुरुआत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अनुसार से आप लिखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला लिखेंगे हम लोग परिचय। ठीक है, परिचय क्या लिखना है? देखिए, पल्लव वंश आपको पता है दक्षिण भारतीय वंश रहा है, जो कि प्रभावशाली राजवंश था। इसके समय में कला, संस्कृति, साहित्य उत्तम परचम अवस्था में थी। उसमें भी विशेष योगदान महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय को दिया जाता है। इसका कुछ उदाहरण दे देना, महाबलीपुरम के स्मारक, कांचीपुर का भव्य पल्लव मंदिर। और एक इतिहास, अगर और ज़्यादा आप टॉपर स्टाइल में बनाना चाहते हैं, एकदम बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो इस एक इतिहासकार हैं के नीलकंठ। उसके अनुसार कहा जाता है पल्लवों ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को अस्थायी स्वरूप दिया और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य की नींव रखी। ठीक है, चलिए मैं इसी से शुरू करता हूँ। क्या करना है? पल्लवों ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक यानी कल्चरल सांस्कृतिक उत्कृष्टता के जीवंत प्रमाण पल्लवों ने जीवंत प्रमाण दिए। ठीक है, और इसके बगल में आप लिख दीजिए कौन ये दे रहे हैं? के नीलकंठ। नीलकंठ एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार से ये कहा गया कि पल्लवों ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक उत्कृष्टता के जीवंत प्रमाण प्रस्तुत किए या दिए। प्रस्तुत किए भी लिख सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा लग रहा है वही। प्रस्तुत किए
ठीक है। उसके बाद आपको दे देना है, अब जैसे है कि पल्लव वंश उसमें 275 से 897 ईस्वी तक डाल दीजिए, ईस्वी तक। ठीक है। न दक्षिण भारत के अत्यंत प्रभावशाली राजवंश था, प्रभावशाली राजवंश था। अब फिर विशेष में कुछ राजा का नाम जैसे आपको याद है तो विशेष रूप से महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य शिक्षा और भक्ति आंदोलन को चरमोत्कर्ष में पहुंचाया। ठीक है। आपने ये दर्शा दिया कि ये दक्षिण भारत का एक प्रभावी राजवंश था, और उसके बाद कुछ राजा का नाम जैसे नरसिंह वर्मन द्वितीय मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य को एक चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। ठीक है। थोड़ा सा एक अच्छा से लिखने के लिए दे दीजिए, इसलिए इतिहासकार इसे दक्षिण भारत तक सीमित न रहकर दक्षिण भारत तक सीमितता लिख दीजिए, सीमितता न रखकर अखंड भारत की धरोहर मानते। हो गया इंट्रोडक्शन, लगभग 70 से 80 वर्ड में है। पहले आप एक इतिहासकार का मत भी दे दिए, और उसके बाद अपना पल्लव वंश की मतलब कालक्रम को बताते हुए अब आगे इसका लिख दिए। ठीक है। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है। अब हम लोग मेन बॉडी में आते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं जो अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ लिख लीजिए पल्लव वंश। ठीक है। इसने कला एवं स्थापत्य को राजकीय संरक्षण भी दिया, स्थापत्य सांस्कृतिक को राजकीय संरक्षण दिया। ठीक है। राजकीय संरक्षण देने के बाद क्या होगा कि मंदिर का निर्माण होगा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। ठीक है। उसके साथ ही शिक्षा प्लस साहित्य का विकास भी होगा। ठीक है। और ये जब हो जाएगा तब फिर इसका परचम जो आपको है संपूर्ण भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका प्रभाव। कला में स्थापत्य कला
राजकीय संरक्षण देगा तो मंदिर निर्माण होगा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र भी बनेंगे। वैसा कि किसी को राजकीय संरक्षण मिलेगा तो निर्माण तो होंगे ही। अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे कि हम लोग सांस्कृतिक उपलब्धि में क्या क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पल्लव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। झारखंड के अंदर मेंस के लिए अभी बहुत स्थिति खराब है। सभी पीटी फोकस्ड आपके कोचिंग संस्थाएं हैं। कोई तो लिख के तो दिखाई नहीं सकता, उतनी तो नहीं है किसी में तक। ठीक है, अब सांस्कृतिक उपलब्धियां में क्या है, स्थापत्य कला क्या है। ठीक है, आप स्थापत्य लिख दीजिए, फिर मूर्ति कला क्या है वो लिखिए। ठीक है, मूर्ति कला क्या है। ठीक है, साहित्य, धर्म, दर्शन लिखिए। सब तो आएंगे आपके इसी में। ठीक है, शिक्षा, चित्रकला लिखिए, शिक्षा लिखिए, चित्रकला लिखिए, शिक्षा, चित्रकला, संगीत, ये सब सांस्कृतिक उपलब्धियां में ही सारा आएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद मैं अभी आपका सबका डिफाइन भी करूँगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं स्थापत्य कला से। ठीक है, स्थापत्य एक नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला में हम लोग अब क्या क्या आप दे सकते हैं उदाहरण। जैसे कि एक उदाहरण दे दीजिए, इसमें उसका पैराग्राफ में लिख लेंगे, उसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में दिए हैं। ठीक है, आप अपने पढ़ के अपने भाषा में लिखिएगा, हम केवल उसको समझा रहे हैं कि कैसे लिखना है। शैलकृत मंदिर, इसमें क्या होता था कि गुफा मंदिर की परंपरा तो महेंद्र वर्मन जो हुआ था शैलकृत, वही मतलब शिला मतलब पत्थर को काट के बनाया जाता था। तो आप इसमें कुछ उदाहरण भी दे दीजिए, जैसे माडंग पट्टू की मंदिर, माडंग पट्टू त्रिची की मंदिर। ठीक है, दूसरा आपका आता है शैल चित्र के बाद एकाश्म पत्थर, मतलब एक ही पत्थर को एकाश्म पत्थर रथ, मतलब एक ही पत्थर को काट के रथ का डिजाइन दिया गया। ये कौन से किए हैं, नरसिंह वर्मन ने ये महाबलीपुरम में किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ किया, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में किया है। ठीक है, ये आपका पंचरथ, कौन सा पंचरथ, उसका निर्माण किया है कासम पत्थर से। और उसके बाद है कि और भी कुछ कुछ उदाहरण दे दीजिए, जैसे संरचनात्मक मंदिर जो है आपका, उसमें एक मंदिर का उदाहरण दीजिए, कैलाश मंदिर कांचीपुरम में बनाया गया, कांचीपुरम। ठीक है, शोर मंदिर महाबलीपुरम। इसके पूरा तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जितना याद रहेगा उस अनुसार से आप लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका स्थापत्य कला। अब हम दूसरा क्या लिखे थे, मूर्ति कला। मूर्ति कला में भी बहुत सारा है। कौन सा, वहाँ पर शैली ज़्यादातर विकास होगा, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपका द्रविडियन शैली विकास होगा। तो एक उसका उदाहरण दीजिए कि अर्जुन की तपस्या करते हुए एक शैल मंदिर बनाया, मूर्ति बनाया है। ठीक है, नटराज का मूर्ति भी दीजिए, भला ये चोल काल में था लेकिन इसका आधारशिला यहीं से मिला था आपको। ठीक है, नटराज, शिव का मूर्ति। ये क्या था, आध्यात्मिक तथा सौंदर्य का समन्वय था। ठीक है, इस तरह से आप मूर्ति कला को दिखाइए। अब आ जाते हैं हम लोग साहित्य में। साहित्य में क्या था कि उस समय तो वहाँ तमिल भाषा था, तो संस्कृत प्लस तमिल दोनों भाषा को संरक्षण दिया।
इसका एक उदाहरण दे दीजिए कि महेंद्र बर्मन में लिखा है मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन लिखा है कौन, महेंद्र बर्मन में। भक्ति साहित्य चरमोत्कर्ष पे था ये, ठीक है। अब है कि धर्म आ जाइए। धर्म में क्या था, शैव प्लस वैष्णव दोनों संप्रदाय थे। संत कौन कौन से थे, अलवार और नयनार। अलवार और नयनार एक शिव के उपासक हैं, एक विष्णु के उपासक हैं। यानी कि धर्म कैसा स्थिति था वहाँ पे, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता था, ठीक है, ठीक है। धर्म आप लिख दिए। अब आ जाइए शिक्षा। शिक्षा में क्या आपका है, तो शिक्षा में कांचीपुरम जो था, यानी कि आपका पल्लव की राजधानी, वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। एक जगह था घटिका, घटिका जगह था, घटिका, ये वहाँ पे उच्च शिक्षा का केंद्र था, उच्च शिक्षा का केंद्र था। इसके समय में वेद, दर्शन, व्याकरण, गणित प्लस ज्योतिष परचम में था अपना, ठीक है। अब आते हैं चित्रकला। चित्रकला, तो चित्रकला में भित्ति चित्र, मंदिरों में जो भित्ति चित्र होता है, मतलब दीवार में भित्ति चित्र, भित्ति चित्र अपना प्रचम अवस्था में था। नृत्य संगीत, इसकी में लिख देता है, नृत्य संगीत का राजकीय संरक्षण प्राप्त था, को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र मंदिर था, ठीक है। अब इसका प्रभाव आपको कहाँ पर, तो प्रभाव आपको दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिलता है। प्रभाव में लिख दीजिए दक्षिण पूर्व एशिया में द्रविड़ स्थापत्य कला देखने को मिलता है। उसका उदाहरण दे दीजिएगा, कंबोडिया का मंदिर जो है, क्या है उसका नाम है, ओंकारेश्वर मंदिर ना, ठीक है। प्लस इसका भाषा लिपि धार्मिक विचार का भी आपका समन्वय दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा क्या कहता है, उसको सटीकता और मतलब बेहतरीन बनाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। हमारा अभी हम लोग जितने क्षेत्र में बताए, तो हम लोग यहाँ पर एक क्षेत्र लिख लेते हैं और इधर योगदान लिख लेते हैं। क्षेत्र के साथ क्या है, योगदान है। स्थापत्य में हम लोग क्या बताए कि द्रविड़ शैली को द्रविड़ शैली का विकास, ठीक है। साहित्य में हम लोग क्या बताए हैं, साहित्य में बताया संरक्षित संस्कृत और तमिल, संस्कृत और तमिल का संरक्षण दिए हैं, ठीक है। धर्म में क्या बताएं, भक्ति आंदोलन चरमोत्कर्ष पे था, भक्ति आंदोलन चरमोत्कर्ष पे था। सबको एक अच्छे से कलेक्ट करके लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर उधर से पढ़ते पढ़ते भूल भी जाए, कुछ दिमाग से उनका उत्तर भी जाए, तो आप यहाँ से उसको पूछ करा के पिन करा दीजिएगा, ठीक है। कांचीपुरम का उत्कर्ष था शिक्षा के क्षेत्र में, कांचीपुरम जो केंद्र बताया था। कला के क्षेत्र में आपको क्या बताया, मूर्ति और शिल्प का विकास हुआ, मूर्ति कला और शिल्प कला, मूर्ति कला प्लस शिल्प कला, ठीक है।
अब विदेशी प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिला था? दक्षिण पूर्व एशिया में आपको मिला, कंबोडिया वगैरह में। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय प्रभाव। तो इस तरह से आप टेबल बना दीजिएगा तो आप मेन बॉडी का आधा काम कर दिए। अब है कि आपने कर दिया, अब इतिहासकार का मत लिख लीजिए। कौन इतिहासकार क्या बोलते हैं? आपने शुरुआत भी किया था इतिहासकार के मत से ही, यहाँ पर भी इतिहासकार के मत लिख लीजिए। 2-3 इतिहासकार हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का इतिहासकार आपके हैं के नीलकंठ। अब तो बताए थे ना कि के नीलकंठ क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का सांस्कृतिक पहचान का स्थायी स्वरूप। दक्षिण भारत का सांस्कृतिक पहचान अस्थाई स्वरूप, ठीक है। पर्सी ब्राउन आप जानेंगे। पर्सी ब्राउन एक पश्चिमी इतिहासकार हैं। ये लिखते हैं महाबलीपुरम भारतीय शैलकला की उत्कृष्ट उपलब्धि। अब उत्कृष्ट उपलब्धियाँ, ठीक है। अब एक हमारे हैं सतीश चंद्र क्या बोलते हैं? पल्लव काल भारतीय मंदिर स्थापत्य के विकास का संक्रमण काल है। इसमें एक आध भी आपको याद रहेगा तो आप उसको कोट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे के.एन. नीलकंठ, तो आपको लिखना है कि यह सांस्कृतिक क्योंकि क्वेश्चन ही सांस्कृतिक पहचान से है। तो दक्षिण भारत का सांस्कृतिक पहचान का स्वरूप दिया। पर्सी ब्राउन महाबलीपुरम का मंदिर भारतीय का उत्कृष्ट उपलब्धियाँ बताया। सतीश चंद्रा बताए हैं कि पल्लव काल भारतीय मंदिर का स्थापत्य का विकास, मतलब मंदिर कला का जो स्थापत्य था वो ट्रांजिस्ट पीरियड में था, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं करंट अफेयर को। क्या करंट्स अपडेट है अभी आपका इसके रिगार्डिंग? क्या करंट्स अपडेट या प्रासंगिकता तो आपको लिखना ही है। तो करंट्स का क्या करंट्स अपडेट है ये वो आप देख लेते हैं। इसमें यूनेस्को के हेरिटेज साइट में किसको शामिल किया गया? इसमें महाबलीपुरम के स्मारक को शामिल किया गया है, ठीक है। और जो भारत कौन सा योजना चल रहा? प्रसाद योजना, मतलब जो ज्योतिर्लिंग या फिर जो भी धार्मिक मतलब क्षेत्र है जहाँ प्रसाद योजना एवं स्वदेश दर्शन के माध्यम से विरासत स्थलों का संरक्षण कर रही है, ठीक है। प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन, ठीक है। NEP जो 2020 आपका आया गया उसमें भी पारंपरिक और सांस्कृतिक अध्ययन के विरासत पर बल दिया गया, ठीक है। इस तरह से आप करंट से जोड़ दीजिए इसको। अब हम लोग डायरेक्ट कंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें समालोचनात्मक में लिख सकते थे लेकिन हम कंक्लूड ही वैसा कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन तो विरासत सीधा पूछा है तो समालोचनात्मक तो पूछा नहीं। अगर तुलना पूछ देगा चोल से तो आपको बताना है कैसे कैसे चोल और इसके बीच में समस्या आई थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष में लिख देते हैं पल्लवों, यहाँ लिख दो निष्कर्षता, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा तथा स्थापत्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा प्रासंगिकता बनाने के डाल दीजिए कि वर्तमान में महाबलीपुरम को यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को हेरिटेज साइट। सांस्कृतिक पर्यटन तथा विरासत संरक्षण के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर अवधारणा का प्राचीनतम स्वरूप पल्लव काल में प्रकट होती है। बस हो गए। इस तरह से आप अपना आंसर को कंक्लूड कीजिए। तो देखिए आंसर में मैंने क्या फ्रेम किया है। सांस्कृतिक उपलब्धियां माना है तो आप पहले दिखा दिए कि एक के नीलकंठ हैं, क्या कहता है इतिहासकार, वो बोलते हैं दक्षिण भारत का सांस्कृतिक उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पल्लव काल में आप दिखा दिए उसका एज पीरियड 275 से 897 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद उनके कुछ राजा जैसे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में बताया कि कैसे इसने वास्तुकला, मंदिर स्थापत्य कला, साहित्य कला का और भक्ति आंदोलन को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। ये आप लिख देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देते हैं कि पल्लव वंश में क्या है, कला स्थापत्य को राजकीय संरक्षण दिया। जब राजकीय संरक्षण देगा तो मंदिर का निर्माण होगा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र बिल्डअप होंगे, शिक्षा और साहित्य का विकास होगा। ये आपको इसका झलक, इसका प्रभाव आपको कहाँ देखने मिलता है? दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलता है। अब है मेन बॉडी था, क्वेश्चन था कि पल्लव वंश के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ लिखेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, स्थापत्य, शिक्षा, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, संगीत, धर्म, ये आपका सांस्कृतिक उपलब्धियाँ में आता है। एक डायग्राम बना के लिख देंगे। उसके बाद स्थापत्य कला में उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मूर्ति कला को डिफाइन कर देंगे, साहित्य को डिफाइन कर देंगे, धर्म को डिफाइन कर देंगे, शिक्षा को डिफाइन कर देंगे, चित्रकला को डिफाइन कर देंगे। इसका प्रभाव वगैरह जो है आप लिख दीजिएगा। फिर एक टेबल बना के आप जो आपने लिखा है उसको सारा को एक मतलब छोटा सा एक कंक्लूड कर देंगे। फिर इतिहासकार का मत को लिख देंगे कि नीलकंठ तो ऊपर ही लिखा हुआ। पर्सी ब्राउन कहते हैं कि महाबलीपुरम भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हैं। फिर सतीश चंद्रा बोलते हैं कि मंदिर निर्माण का ये ट्रांजिस्ट पीरियड है। करंट में क्या है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में महाबलीपुरम को डाला है। प्रसाद एवं स्वदेश दर्शन का जो आपका जो चल रहा है उसमें विरासत स्थलों का संरक्षण किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पारंपरिक और सांस्कृतिक अध्ययन के बारे में भी बताया गया। ये लिख देना है कि आप फिर लिख देंगे, कंक्लूड करेंगे कि सांस्कृतिक उपलब्धि केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा और स्थापत्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। फिर वर्तमान में भी महाबलीपुरम का यूनेस्को हेरिटेज साइट सांस्कृतिक पर्यटन विरासत संरक्षण के माध्यम से भारत का सॉफ्ट पावर अवधारणा का प्राचीन स्वरूप पल्लव काल में ही प्रकट होती है। बस ये हो गया, कंक्लूड कर दिए। इस तरह से आप लिखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है,
और बाकी इसका PDF भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया हूँ, RK क्लासेस JPSC एंड JSSC में। उसका लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और PDF टेलीग्राम से लीजिए जो हमारे अबाउट सेक्शन में दिया है। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। ये प्राचीन इतिहास का जो JPSC मेंस का है, वो प्रोस्पेक्टिस से ये लगभग सारे टॉपिक को कंप्लीट करा दिया मैंने। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे झारखंड हिस्ट्री को। ठीक है, थैंक यू।